नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला हवाला का है, जिस पर सीबीआई की ओर से मामला दर्ज किया गया था और उसी के आधार पर ईडी ने ये गिरफ्तारी की है। ये केस 2017 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज किया था। 4 करोड़ 81 लाख के संदिग्ध लेन देन का ये मामला है। ईडी के मुताबिक जांच में सहयोग न करने की वजह से ये गिरफ्तारी की गई है। हमारी 3 है। ऐसे मामले में जिसमें सीबीआई की क्लीन चिट मिल चुकी है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय भी कितनी बड़ी बड़ी बातें भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे, तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बार फिर से मामला सामने आया है। जल्द ही सत्येंद्र जैन छूटकर बाहर आएंगे, क्योंकि ये एक बेबुनियाद, फर्जी, निराधार केस है। अपने स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी को फर्जी मामले का नतीजा बताते हुए आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सत्येंद्र जैन हिमाचल के प्रभारी बनाए गए थे, इसलिए उनके खिलाफ चुनावों से पहले बीजेपी सरकार ने ये कार्रवाई की। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी, बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि 8 साल से ऐसा फर्जी केस चलाया जा रहा है, जबकि इसमें कोई तथ्य नहीं है। ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने लिफाफा कंपनियों की मार्फत 4.81 करोड़ का संदिग्ध लेन देन किया, जिससे संपत्ति खरीदी गई। मामला 2018 का है, जिसमें सीबीआई ने केस दर्ज किया है। उधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, कायदे से जैन को बर्खास्त किया जाना चाहिए। केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला कारोबार के अपराध में आज गिरफ्तार कर लिया गया। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं ईमानदार? केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं ईमानदार? क्यों कर रहे थे हवाला कारोबार? और सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को हवाला कारोबार करने का ये मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो इनको सह दे रहा था? क्या अरविंद केजरीवाल थोड़ी सी भी नैतिकता के तहत इस्तीफा देने की सोचेंगे? पंजाब में भ्रष्टाचार के आरोप में अपने ही मंत्री को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करवाने वाली आप दिल्ली में घिरी हुई है। जाहिर है वह इस आरोप से आक्रामकता के साथ लड़ रही है। इस बीच फिर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या केंद्र सरकार विरोधियों को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। फिलहाल सत्येंद्र जैन को यहीं ईडी के दफ्तर में रखा गया है, जो ईडी का मुख्यालय है, यहीं पे रखा गया है। और पूछताछ के लिए उन्हें पहले भी कई बार बुलाया गया था। ये बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 बार पहले पूछताछ हो चुकी है। और आज जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, दिन के वक्त में करीब 11-12 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, तो शायद ईडी के अधिकारियों को लगा होगा कि जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर आई है, गिरफ्तारी की बात ईडी ने कही है और फिलहाल सत्येंद्र जैन को यहीं पे रखा गया है। पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, तो वहीं उत्तराखंड से 6 संदिग्ध पकड़े गए हैं। इस सब के बीच मानसा से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 28 साल के पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में दर्जनों गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। एक ही दिन पहले उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी। हालांकि रविवार को वो अपनी बुलेट प्रूफ कार और 2 सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर ही निकले थे। पिता ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा कि वो गनर लेकर पीछे गए, लेकिन उनके पहुंचते पहुंचते उसे गोली मार दी गई। इस हत्याकांड में AN-94 जैसी अत्याधुनिक राइफल का इस्तेमाल सबको हैरान कर रहा है। ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਪੇ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਪੇ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक मूसेवाला को लगातार धमकियां मिल रही थीं। फिरौती के लिए कई गैंगस्टर फोन कर रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी धमकी दी थी, इसीलिए बुलेट प्रूफ गाड़ी ली गई थी। लेकिन उस दिन वो दूसरी गाड़ी से निकले। गनर छोड़कर वो 2 दोस्तों के साथ निकले। मैं दोनों गनर लेकर पीछे गया, लेकिन तब तक उन्हें गोली मार दी गई। जैसे ही परिवार को इस घटना की जानकारी मिली, दहशत और शोक छा गया। पुलिस के इस बयान ने उन्हें और नाराज कर दिया। ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। सीएम ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगने के बाद उन्हें अपना बयान वापस लेने के लिए मजबूर किया। मूसेवाला की हत्या के कुछ घंटे बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली। इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलवीर सिंह ने हत्या की जांच हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज से कराने की मांग की, जिसे सीएम भगवंत मान ने मान लिया। इसी गाड़ी में सवार होकर सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले थे। ये वही थार गाड़ी है जिसको वो खुद ड्राइव कर रहे थे। इसी गाड़ी पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की। फिलहाल जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो इस गाड़ी की जांच कर रहे हैं। इसमें क्या कुछ सबूत मिल सकते हैं उनको देखा जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला घटना के वक्त ये गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे। उनके साथ में उनके 2 दोस्त और बैठे हुए थे जो गाड़ी में सवार थे, जो घायल हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला को इतनी गोलियां मारी गईं कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सिद्धू की हत्या के विरोध में मनसा समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। गायकों की सुरक्षा की कटौती के लिए सरकार की आलोचना हो रही है। भी सिद्धू मूसेवाले के बारे आए कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। आप पता ही कहने भी भगवंत मान ने साजिश की सारी सिद्धू मूसेवाले करके ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई थी अभी एक रोज पहले 400 से कुछ ज्यादा लोगों की, उनकी उस लिस्ट को अखबारों में प्रकाशित किसने किया, क्यों किया? क्या ये सरकार के मंत्री या सरकार के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने किया? भगवंत मान जी खुद ये स्पष्ट करें कि ये लिस्ट किसने और क्यों जारी की, और एक न्यायिक जांच की इसके ऊपर मांग की जाए कि कौन लोग थे जिससे इस लिस्ट से प्रेरित होकर जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। 3 दिन पहले अखबारां विच दिया गया कि सिद्धू मूसेवाले जी की सिक्योरिटी असी खत्म कर दी है। मैं कह सकता है सही मैंने ते भगवंत मान जुम्मेवार है, ते पर्चा होना चाहिए। पंजाब पुलिस की तरफ से 2 स्पेशल कमांडो सिद्धू मूसेवाले को मिले हुए थे। जब उनकी हत्या हुई वो बिना अपनी सिक्योरिटी के अपनी प्राइवेट कार में अपने 2 साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। मगर ये बात जो है सोचने वाली है कि किसके कहने पर या किसकी प्लानिंग पर वो बिना सिक्योरिटी के जाने की बात कर रहे थे। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी कि उसे तिहाड़ जेल से पंजाब ना भेजा जाए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार दिल्ली की तिहाड़ जेल से लेकर कनाडा तक जुड़ते दिख रहे हैं। वहीं इस मामले में पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड से 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में पंजाब पुलिस भले ही सभी आरोपियों को पकड़ ले, लेकिन पंजाब की उस आवाज़ का क्या जो उभरती हुई आवाज़ थी, लोकप्रिय आवाज़ थी,
और अब गुमनाम हो चुकी है। मानसा से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। हनुमान चालीसा के बाद अब हनुमान के जन्मस्थल को लेकर विवाद शुरू हो चुका है और इसी को लेकर 31 मई को नासिक के त्र्यंबकेश्वर में शास्त्रार्थ होना है। दरअसल एक दावा किया गया कि हनुमान का जन्म अंजनेरी पर्वत पर नहीं बल्कि किष्किंधा पर्वत पर हुआ है और यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में अंजनी पर्वत, ऐसा मानना है कि पवन पुत्र हनुमान का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। पर्वत पर हनुमान का भव्य मंदिर भी है, लेकिन कर्नाटक में किष्किंधा के गोविंदानंद सरस्वती ने इस मान्यता को चुनौती दी है। उनके मुताबिक हनुमान की असली जन्मस्थली किष्किंधा पर्वत है, अंजनेरी नहीं। सब लोग जानते हैं कि किष्किंधा ही है। सब लोग वही आचार्य थे, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सब लोग वही पूजा करते आया। इसके कारण इसका पुस्तकों में क्या प्रमाण है? वाल्मीकि रामायण में हमको संपूर्ण उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी की जन्म के बारे में किष्किंधा कांड में 4 सर्ग में षष्टितमः माने 66 उसमें एवं मुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां त्वाम महाबाहो प्रजज्ञे प्लवदर्शभम। गोविंदानंद सरस्वती ने नासिक में आकर त्र्यंबकेश्वर के धर्माचार्यों और साधु संतों को शास्त्रार्थ की चुनौती भी दी है। त्र्यंबकेश्वर के साधु संतों ने इसे अनुचित विवाद तो बताया है, लेकिन चुनौती को स्वीकार कर लिया है। गोविंदानंदजी सरस्वती महाराज यांनी तो प्रश्न उपस्थित केला आहे। गोविंदानंद जी ने जो सवाल खड़ा किया है पिछले 3 दिनों में हम सभी धर्माचार्यों और पंडितों ने सुना है। 31 मई को हम सभी धर्मशास्त्र की परंपरा के अनुसार उन्हें उत्तर देंगे। हमारी और उनकी चर्चा पर मंथन कर जो भी होगा वो हम मान्य करेंगे। असं मंथन करून काय आता निघतंय आणि जे काही त्याच्यातनं निघेल ते सर्व मान्य असेल। इस बीच अंजनेरी गांव के लोगों ने गोविंदानंद सरस्वती के खिलाफ हनुमान जन्मस्थली को लेकर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है। इसीलिए त्र्यंबकेश्वर पुलिस ने गोविंदानंद सरस्वती को CRPC 149 की नोटिस देकर ऐसा कुछ न करने की हिदायत दी है जिससे गांव में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। भारत में ऐसे कुल 9 स्थान है जहां माना जाता है कि हनुमान का जन्म हुआ था, लेकिन असली जन्मस्थली कौन सी है इसे लेकर अभी तक एक राय नहीं बन पाई है। इसीलिए हनुमान चालीसा की राजनीति के बीच ही अब हनुमान की असली जन्मस्थली को लेकर भी विवाद छिड़ गया है। नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरामैन अशोक माडिक से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से 5 सीट ऐसे हैं जहां पर निर्विरोध प्रत्याशी चुनाव जीतने वाले हैं, तो वहीं 6ठी सीट पर शिवसेना के प्रत्याशी के सामने बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, जिसके बाद सियासत तेज हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जिस प्रत्याशी को यहां पर टिकट दिया गया है उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी की ओर से जिन 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा, उनमें से 2 सीट पर बीजेपी की जीत तय है। लेकिन बीजेपी ने शिवसेना प्रत्याशी संजय पवार के सामने धनंजय महाडिक को मैदान में उतारकर तीसरी सीट पर नजर जमा ली है। जो विश्वासघात शिवसेना ने किया, हमारे बलबूते पे जो आमदार चुन के लाए, लेकिन हमारी युति के साथ जो विश्वासघात किया उसका फिर एक बार जवाब देने का मौका इस राज्यसभा के चुनाव में आएगा। नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी कंफर्टेबली हैं और मुझे लगता है किसी प्रकार का संदेह किसी के मन में रहने की जरूरत नहीं है। खरीद फरोख्त का तो कोई विषय नहीं, हम तो करते ही नहीं है। अगर उनको डर लगता है तो उनका कैंडिडेट वापस ले ले वो, क्योंकि हमारा तो चुन कर ही आने वाला। हमारे 3 थे, हम वापस 3 भेज रहे हैं हमारे। बीजेपी की ओर से 3 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है, जिसका जवाब एनसीपी की ओर से सोमवार के दिन ही राज्यसभा का पर्चा भरने वाले प्रफुल्ल पटेल और संजय राउत ने दिया। हर पार्टी अपना अपना दावा करेगी, उसमें कोई मुझे उसमें उतरना नहीं है। सिर्फ मैं तो आंकड़ेवारी के आधार पर कह रहा हूँ कि आंकड़ेवारी बहुत स्पष्ट है। महाविकास आघाड़ी के पास जितने वोट चाहिए जीतने के लिए हमारा उम्मीदवार वो हमारे पास है, पूरा गणित हुआ है। लेकिन इस चुनाव में अगर कोई ये मानता है कि यहाँ ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स भी वोट डाल सकते हैं तो मुझे मालूम नहीं। इस बीच
कांग्रेस की ओर से मशहूर शायर और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिए जाने के बाद कांग्रेस के बीच ही मतभेद सामने आते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता नगमा मोरारजी ने ट्वीट कर पूछा कि आखिर उनकी जगह इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट क्यों दिया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और राज्यसभा प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सब कुछ ठीक है। कांग्रेस एक डेमोक्रेसी पार्टी है। कांग्रेस में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। जो किसी के ट्वीट का आधार लेकर आप बात करते हो तो सबको लगता है कि मैं इनसे अच्छा था, मुझे मौका मिलना चाहिए था। लेकिन हाईकमांड को जिसका चुनाव हाईकमांड ने किया है उस बात को सबने मान्य किया है। यहाँ अंदरूनी बाहरी का कोई मसला ही नहीं है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस की मुखिया ने, हमारी नेता सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो तय किया वो सबको मान्य है और पूरी पार्टी एकजुट खड़ी है। उनका बधाई का ट्वीट देखा आपने, जो उन्होंने सारे प्रत्याशियों को बधाई देने वाला, वो ट्वीट देखिए। महाविकास आघाड़ी का कहना है कि आंकड़े उनके पास हैं और 6 में से 4 सीटों पर उनकी जीत होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में ऐसे कई हैं जो अपने प्रत्याशी से नाराज चल रहे हैं और शायद इसी का फ़ायदा उठाने के लिए बीजेपी ने 6ठे सीट के लिए अपना एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है। लेकिन क्या इसका असर वाकई में मतदान के दिन पड़ेगा, ये देखना काफ़ी अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिल्ली में आंधी बारिश, कई पेड़ गिरने से गाड़ियों को भी हुआ है नुकसान। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज तेज़ बारिश हुई है और आंधी भी चली है। इसके चलते लोगों ने कुछ हद तक गर्मी से निजात पाई है। तेज़ बारिश और आंधी के चलते कई पेड़ गिर गए, जिसके चलते कुछ वाहनों का भी नुकसान हुआ है। देखा जा सकता है कि कुछ पेड़ गाड़ियों के ऊपर भी गिरे हैं। पेड़ गिरने से कई जगह ट्रैफिक पर असर पड़ा है और लोग जाम से जूझ रहे हैं। सिटी सेंटर में फिलहाल आज इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट धनेश और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।